स्वागत है आपका श्री शक्ति क्लासेज में। आज का जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम अध्ययन करेंगे संयोजकता के बारे में। पिछला जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने आयनन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणता और उनके बारे में अध्ययन कर लिया था। और हम टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं? हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कि तत्वों के गुणों में आवर्तिता क्या, आवर्त सारणी में जो तत्वों के गुण होते हैं वो किस प्रकार से परिवर्तित होते हैं, ऊपर से नीचे जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर। तो यहाँ पर अब हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा संयोजकता, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो संयोजकता, और आजकल इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण अवस्था। तो दोनों नाम आपको याद रखने हैं कि संयोजकता या फिर ऑक्सीकरण अवस्था। अब देखो ये क्या होती है, इसकी अगर परिभाषा लिखूं एक सिंपल भाषा में, तो किसी तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की संयोजकता कहलाती है, संयोजकता या ऑक्सीकरण अवस्था कहलाती है। ठीक है, तो क्या होती है संयोजकता या ऑक्सीकरण अवस्था? किसी तत्व के बाह्यतम कोश में, हमें पता है कोई भी तत्व होता है उस तत्व के क्या होता है, नाभिक होता है, नाभिक के चारों तरफ क्या बने होते हैं, कोश बने होते हैं। तो सबसे बाहरी जो कोश होता है उसको बोलते हैं बाह्यतम कोश। तो बाह्यतम कोश में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है कि कितने इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम कोश में अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। तो उसी को हम क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। जैसे यहाँ पर बात करते हैं कि सोडियम की, सोडियम है तो सोडियम का ये आपका क्या हो गया, नाभिक, ये पहला कोश, ये दूसरा कोश और ये तीसरा कोश। तो बताओ सोडियम का परमाणु क्रमांक 11। तो बताओ बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? इसमें 2, इसमें 8 और इसमें कितना हो गया? 1 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब सोडियम की जो संयोजकता है वो कितनी होगी भाई? 1 इलेक्ट्रॉन। बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब सोडियम की संयोजकता कितनी होगी? 1 होगी। कितनी होगी? 1 होगी। अब अगर इसी प्रकार से मान लो आप किसी की भी चेक कर सकते हो, जैसे ऑक्सीजन की चेक करनी है आपको कि ऑक्सीजन की कितनी संयोजकता होगी। तो यहाँ पर देखो ये आपका नाभिक, ये पहला कोश, ये दूसरा कोश। ठीक है, तो पहले में 2 भर दिए, दूसरे में भाई ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है। तो इसका मतलब पहले में 2 भर दिए और दूसरे में हमारे को यहाँ पर कितने भरने पड़ेंगे? 6 भरने पड़ेंगे। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर बाह्यतम कोश में भाई 2 और 6 और 2 कितने हो गए? 8 हो गए ना। तो यहाँ पर बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? इसके 6 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। इसका मतलब इसकी संयोजकता कितनी होनी चाहिए? 6 होनी चाहिए। 6 होती भी है, लेकिन आप सोच रहे हो कि सर ने बताया था इसकी तो संयोजकता होती है -2, होती कि नहीं होती है? बताया था ना। तो यही बात सत्य होती है, किसी तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है ना वो उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। ठीक है, लेकिन इसके साथ में एक बात और ऐड करनी पड़ती है कि ये तो कहलाता ही है, लेकिन साथ साथ में या उसको भी संयोजकता कहेंगे जो 8 में से बाह्यतम कोश में से घटा देंगे। तो 8 में से 6 घटाओ, कितने बचते हैं? 2 बचते हैं ना। तो यहाँ पर एक परिभाषा और हो जाती है संयोजकता की कि भाई जो मतलब है आपका 8 होगा, कोई भी 8 होगा तो 8 में से जो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन है उसमें से हम अगर घटा देंगे तो उस तत्व की हमारे को क्या मिल जाएगी? संयोजकता मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। भाई जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके नियॉन के रूप में भी जा सकता है और 6 इलेक्ट्रॉन त्याग करके किसके रूप में आ सकता है? हीलियम के रूप में आ सकता है ना। तो इस प्रकार से जो परिवर्तित संयोजकताएं होती है ना, तो परिवर्तित संयोजकताओं को यहाँ पर हम मतलब बताने के लिए वो मतलब बात करते हैं कि भाई यहाँ पर किसी तत्व की, ये तो केवल एक संयोजकता की बात है। अगर दूसरी की बात करेंगे फिर उसको क्या बोलेंगे कि 8 में से या बाह्यतम कोश में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसको 8 में से घटा देंगे तो वहां पर हमारे को क्या मिल जाएगी? संयोजकता मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को 8 में से घटाकर भी संयोजकता ज्ञात की जाती है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल से हम आगे भी अध्ययन करेंगे। तो आपको संयोजकता है वो समझ आनी चाहिए कि भाई संयोजकता है किसी तत्व की हम कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पर देख लिया कि बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या फिर हम क्या कर लेंगे, बाह्यतम कोश में जो भी हमारे पास में इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी संख्या को हम 8 में से घटा देंगे। जैसे कोई सा भी एक उदाहरण, जैसे कैल्शियम ले लो। ठीक है, कैल्शियम आता है 20 नंबर पर।
तो ये इसका नाभिक हो गया, ये पहला कोष, ये दूसरा कोष, ये तीसरा कोष, जरूरत पड़ेगी तो आगे बना लेंगे। पहले में कितने बढ़ सकते हैं? 2, आपको वैसे बढ़ने एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसमें कितने बढ़ सकते हैं? 8, तो आपको 1 2 3 4 ऐसे बढ़ने, मैं यहाँ पर सीधा लिख रहा हूँ। तो कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर इसमें कितने बढ़ सकते हैं हम? तो इसमें देखो भाई हमारे पास में इसमें क्या होता है, 2n² का फॉर्मूला लगाएंगे, अधिकतम कितने बढ़ सकते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हैं। लेकिन 10 इलेक्ट्रॉन बढ़ दिए, 20 में से 10 बढ़ दिए, बचेंगे कितने? 10 इलेक्ट्रॉन। और हम बाह्यतम जो तीसरा कोष है उसमें हम कितने अधिकतम कितने बढ़ सकते हैं? 18 बढ़ सकते हैं। लेकिन हमारे पास में 10 ही है, इसका मतलब बाह्यतम कोष में कितने बढ़ सकते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हैं, बढ़ सकते हैं ना। अब ये क्या संयोजकता 10 प्रदर्शित करेगा। ये चीज ध्यान रखना कि संयोजकता होती है ना वो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, लगभग इन्हीं के आसपास रहती है। फिर 7 8 हो तो सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकती, होती है, ठीक है। लेकिन ज्यादातर कंडीशन में क्या होता है, ये यहीं तक रहती है, अधिकतम 6 मान लो, ठीक है। फिर उसके बाद में ज्यादा 10 11 ये संयोजकता बिल्कुल ही कम देखने को मिलती है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी 10 संयोजकता तो हो नहीं सकती भाई। ऐसे बोले अगर ऊपर वाली परिभाषा के अनुसार, तो यहाँ पर कितने हैं भाई? बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब इसकी संयोजकता क्या 10 है? नहीं होती है ना। तो फिर कितनी होगी? तो फिर इसमें से हम क्या कर देंगे? 8 घटा देंगे। 10 में से 8 घटाओ, कितने बचते हैं? 2। तो इसका मतलब इसकी 2 संयोजकता हो सकती है। और ऐसे भी देख सकते हो कैल्शियम आता है आपका कितने नंबर पे? 20 नंबर पे आता है। और 20 नंबर पे आता है तो 18 पे उसको जाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों को त्यागना पड़ेगा? 2 इलेक्ट्रॉनों को त्यागना पड़ेगा। इसका मतलब इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? -2 हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप संयोजकता चेक कर सकते हो। एक उदाहरण और लेते हैं, चलो आपको समझ में आया तो। जैसे नियोन लेते हैं, 10 नंबर पे आता है। ये पहला नाभिक, ये पहला नाभिक क्या? पहला एक नाभिक होगा। ये कोष, पहला कोष, दूसरा कोष, ये तीसरा कोष। तो कितने 10 इलेक्ट्रॉन? तो पहले में 2 बढ़ दिए और दूसरे में 8 बढ़ दिए। अब बताओ इसकी संयोजकता कितनी होगी? ये तो कोष बचा ही नहीं हमारे पास में, है ही नहीं इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ने के लिए। अब इसकी बताओ नियोन की संयोजकता कितनी होगी? भाई बता सकता है कितनी होगी? नियोन की संयोजकता 0 होगी। क्यों होगी? क्योंकि एक तो उत्कृष्ट गैस है। और आप यहाँ पर थ्योरेटिकली भी सिद्ध कर सकते हो, बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में से आप 8 घटो, तो 8 घटाते ही यहाँ पर 8 में से 8 घटा दिया, कितना हो गया? 0। इसका मतलब उत्कृष्ट गैसों की कोई संयोजकता नहीं होती है, क्योंकि वो क्या होती है? आपकी अक्रिय उत्कृष्ट गैसें होती है, वो किसी के साथ में अभिक्रिया नहीं करती है। तो इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना, जितनी भी उत्कृष्ट गैसें होती है ना वो सारी, ठीक है, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन, ठीक है, वो सारी है, वो क्या करती है? 0 संयोजकता प्रदर्शित करती है। अब यहाँ पर देखो, ये तो हमने भाई तत्वों की किस प्रकार से संयोजकता वो ज्ञात कर ली हमने। एक बात और यहाँ पर रहेगी, तो कोई भी अगर आपका अणु दिखे, जैसे H2, N2, O2, इस प्रकार से जब भी आपको कोई अणु दिखे तो इनके ऊपर जो संयोजकता होती है वो 0 होती है। कितनी होती है? 0 होती है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं कि भाई आवर्त सारणी में किस प्रकार से संयोजकता है, वो मतलब कौन कौन से वर्ग की कितनी संयोजकता होती है। तो ये देखो आपकी आवर्त सारणी इस प्रकार से। तो ये आवर्त सारणी है इस प्रकार से, ठीक है। इसमें आपका कौन सा वर्ग आता है? पहला वर्ग, इसमें दूसरा वर्ग, इसमें 3 से लेकर कहां तक? 12 वर्ग। इसमें आता 13, फिर यहाँ पर 13 से ये 17 और ये फिर कितना हो गया? 18 हो गया यहाँ पर 18। इसमें हाइड्रोजन, लिथियम, फिर आ गया आपका लिथियम के बाद में सोडियम, रुबिडियम, सॉरी पोटेशियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ठीक है, ये आते तत्व। और इसमें आपके कौन सा? लिथियम के बाद में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ठीक है, ये तत्व आते हैं। और इसमें 13 वर्ग में कौन से आते हैं आपके? 13 वर्ग में आते हैं बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, ठीक है, हेलियम। तो ये इस प्रकार से हो गया यहाँ पर, ठीक है। वैसे यहाँ पर देखने आपको है ही नहीं, यहाँ पर मैं आपको संयोजकता बता रहा हूँ। तो देखो ये आपको पता है कि पहला और दूसरा वर्ग इसको किसमें बांटा गया है? एस ब्लॉक में बांटा गया है ना। जो 3 से लेकर 12 तक है इसको बांटा गया आपका डी ब्लॉक में, इसमें बांटा गया डी ब्लॉक में। 3 से लेकर जो 18 तक है इनको बांटा गया पी ब्लॉक में। और यहाँ पर जो डी ब्लॉक हुए अंदर से यहाँ पर निकलते हैं इस प्रकार से, उसको किसमें बांटा गया? आपका ए ब्लॉक में बांटा गया यहाँ पर।
अब देखो यहाँ पर इन्हें हम बात करेंगे भाई एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक की संयोजकता है वो कितनी कितनी होगी। तो डी और एफ है, डी और जो एफ है इनकी संयोजकता तो हम यहाँ पर चेक नहीं करेंगे भाई इनकी संयोजकता कितनी होती है, लेकिन एस ब्लॉक पी ब्लॉक के तत्वों की आपको संयोजकता पता होनी चाहिए। तो उसके लिए हम चेक करेंगे भाई एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों की कितनी संयोजकता होती है। तो यहाँ पर देखो सबसे बात करते हैं पहले एस ब्लॉक, ठीक है, कि एस ब्लॉक के तत्वों की संयोजकता कितनी होती है। तो एस ब्लॉक तत्वों का जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, इनका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो यहाँ पर देखो जैसे सोडियम ले लेते हैं, तो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ना वो होता है 1s2 2s2। एक बात देखो ये मैं 1s2s ये क्या लिख रहा हूँ उसको बाद में समझाता हूँ। देखो जैसे हमने पढ़ा है कि परमाणु का नाभिक होता है, नाभिक का पहला कोष, दूसरा कोष, हम क्या बोलते हैं कि पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, कोष में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। लेकिन असल में घटना क्या होती है, कभी भी इलेक्ट्रॉन कोष में नहीं भरे जाते हैं, कोष में भरे जाते हैं लेकिन कोष में नहीं भरे जाते हैं, कोष में भरे जाते हैं कोष में नहीं भरे जाते। इसका क्या मतलब हुआ, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले आएंगे यहाँ पर कोष के अंदर, ठीक है, कोष या कक्षा जो भी ऊर्जा स्तर बोलो, तो इलेक्ट्रॉन कभी भी कोष में नहीं भरे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे उपकोष में। किस में भरे जाएंगे, उपकोष में। किस में भरे जाएंगे, उपकोष में। इलेक्ट्रॉन कोष में नहीं भरे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे उपकोष में। इलेक्ट्रॉन उपकोष में भी नहीं भरे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे कक्षक में। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन रहते कहां पर है भाई, कोष होता है, कोष के अंदर उपकोष होता है, उपकोष के अंदर कक्षक होता है, कोष होता है, कोष के अंदर उपकोष, उपकोष के अंदर कक्षक, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन असल में वो कहां पर आते हैं, आपके कक्षक के अंदर भरे जाते हैं। अब ये कोष कौन से हो गए, कोष तो होते हैं आपके के एल एम एन, ये होते हैं ना भाई, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, ये हो गए। उपकोष कौन से हो गए, उपकोष होते हैं आपके एस पी डी एफ जी, ये इस प्रकार से आपके उपकोष होते हैं, ठीक है। कक्षक कौन से होते हैं, कक्षक होते हैं जैसे 1s 2s, ठीक है, मतलब s जो आपका उपकोष होता है उसके 2 कक्षक होते हैं। ये देखो s जो उपकोष होता है ना, s उपकोष, s उपकोष के वो 2 कक्षक होते हैं। किस प्रकार से, सॉरी 1 कक्षक होता है, ये इस प्रकार से डिब्बा बना रखा होता है, ठीक है, ये इस प्रकार। इनका फॉर्मूला होता है, सबका अलग अलग फॉर्मूला होता है। जैसे हम कोषों में देखते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, कोषों में हम देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, उसके लिए हम फॉर्मूला कहां में लेते हैं, 2n², n बराबर 1 रखो तो आपको पता चल जाएगा कि में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। अब उपकोषों के अंदर वो इलेक्ट्रॉन कैसे कितने भरे जाते हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला होता है, वो होता है आपका 12+1, मतलब 12 प्लस जो आपके 1 होते हैं ना, 12+1 वो उपकोषों की संख्या बताते हैं, ये वो जो फॉर्मूला है। अभी मैं बताऊंगा एल क्या होता है। और कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो वो दी जाती है आपकी 12+1, और ये क्या होती है, ये 12+1 ये है उपकोषों की संख्या, ये कोषों की संख्या, ठीक है। अब देखो यहाँ पर किस प्रकार से है, तो पहले तो मेरे को चलिए यहाँ पर बता देते, फिर से बना देंगे इसको। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि हमें पता है कि भाई अगर आपको पता बोल दिया कि कक्षक में आपके पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आप बता सकते हो 2n² का फॉर्मूला लगा के। अब मैंने बोला है कि कोष के अंदर क्या होते हैं, उपकोष होते हैं, कोष के अंदर उपकोष रहते हैं। तो और उपकोष के क्या क्या नाम दिया गया, उपकोष का नाम दिया गया एस पी डी एफ जी, जितने भी आगे जाते हैं वो सारे हो जाएंगे, ठीक है। तो उपकोष के अंदर कितने उपकोष होते हैं, मतलब एस के कितने उपकोष होते हैं, मतलब पी के जितने भी कक्षक वगैरह वो कितने होते हैं। तो यहाँ पर देखो ये जो एल है, एस के लिए जो एल का मान होता है वो होता है 0, पी के लिए जो एल का मान होता है वो होता है 1, डी के लिए जो एल का मान होता है वो होता है 2, एफ के लिए जो एल का मान होता है ना वो होता है आपका 3, ठीक है। ये डिटेल में इनके बारे में नहीं जा सकते हैं, ये क्वांटम संख्याएं होती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि एस के लिए, एस जो ब्लॉक है इससे याद रखो, एस उपकोष है, एस उपकोष के लिए एल का मान 0 होता है, बिल्कुल आसान है, एस पी डी एफ, तो एस के लिए 0, एस को 0 से कर दो, फिर 1 2 3 ये आ गया। तो अगर आपको एस में चाहिए तो एस में यहाँ पर आप 0 रखो, तो यहाँ पर सॉरी ये उपकोषों की संख्या नहीं, ये कक्षकों की संख्या होती है, कक्षकों की संख्या का फॉर्मूला होता है। तो अगर आपको चाहिए कि एस उपकोष के अंदर, जो एस उपकोष है उसके अंदर कितने कक्षक होंगे, भाई समझ रहे हो ना, कोष है, कोष जैसे के है,
तो के के अंदर क्या है, के के अंदर आपके उपकोष होते हैं। अब कौन से उपकोष होते हैं वो हम आप अभी देखेंगे यहाँ पर। तो एस पी डी एफ जी एच ये सारे क्या होते हैं आपके उपकोष होते हैं, और इन्हीं उपकोषों के अंदर क्या होते हैं, कक्षक होते हैं। तो अगर हमारे को बोल दिया कि एस उपकोष, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां पर भरे जाते हैं, कक्षक में भरे जाते हैं, ना ही उपकोष में भरे जाते हैं, ना ही कहां पर भरे जाते हैं, कोष में भरे जाते हैं। तो अगर आपको पूछ लिया कि आपको जो एस जो आपका है उपकोष, उसमें कक्षकों की संख्या, एस उपकोष में कक्षकों की संख्या, तो एस उपकोष में कक्षकों की संख्या का आपका पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, 2l + 1। तो s की बात हो रही है तो यहाँ पर l की जगह कितना आ जाएगा, 0 + 1 मतलब कितना आ गया, 1। इसका मतलब जो s उपकोष होता है उसमें कक्षक कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 ही। तो 1 ही कक्षक हो गया, तो ये एक इस प्रकार से कक्षक हो गया। और कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या किससे दी जाती है, इससे दी जाती है, 2l + 1। तो अगर आपको पूछ ले कि s का जो कक्षक है, s कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो वो कैसे निकालोगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो वो आप निकालोगे ये फॉर्मूले से, 2l, l का मान s के लिए 0 + 1, तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, मतलब कितना आ गया, 2। इसका मतलब जो s कक्षक है, s कक्षक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके x कक्षक के इलेक्ट्रॉन अधिकतम कितने भरे जाते हैं, 2 ही भरे जाते हैं। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ी, शुरुआत ही कर दी तो अच्छे से पढ़ते हैं इसको। ठीक है, क्या है ये चीजें। तो अब देखो, एक बार इसको मिटा देता हूं। अब देखो यहाँ पर कि क्या हो जाएगा कि आपको पता चल गया भाई कोष होते हैं, कोष आपके कौन से होते हैं, के एल एम एन ये होते हैं। और कोषों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कोषों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकालोगे आप, 2n² के फॉर्मूले से। फिर आते हैं आपके उपकोष, इलेक्ट्रॉन कहां पर भरे जाते हैं, उपकोष के अंदर। उपकोष कौन से होते हैं, एस पी डी एफ जी, ठीक है, इस प्रकार से। और उपकोषों में कक्षकों की संख्या, कक्षकों की संख्या, तो उपकोष में कक्षकों की संख्या देखेंगे, क्योंकि जो उपकोष है उपकोष के अंदर होते हैं कक्षक, और कक्षक है वो आपके एसपीडीएफ जितने मिले उनके नाम हम लिख लेंगे। उपकोषों में कक्षकों की संख्या, उसका फॉर्मूला होता है 2l + 1। और l का मान मैंने आपको बता दिया था, s के लिए l का मान है वो कितना होता है, 0 होता है। p के लिए कितना होता है, l का मान 1, l का मान 2, l का मान 3। ये हो गया p, ये d, f। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी, आसान है ना, याद रहेगी ना। और ये 2l + 1 फॉर्मूला होता है। अब बात करते हैं कक्षक की। तो कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो उसको ज्ञात करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 2l + 1। बस यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना, ये ऊपर क्या लिख रहा हूं वो आपको चीज पता होनी चाहिए कि उपकोषों में मैं कक्षकों की संख्या ढूंढ रहा हूं, ना कि उपकोषों में इलेक्ट्रॉन की संख्या ढूंढ रहा हूं। ठीक है, तो कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का ये फॉर्मूला पता चल जाए। क्योंकि अगर कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का पता चल गया तो उपकोष में अपने आप हमें पता चल जाएगा कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब देखो आपको बोल दिया इस प्रकार से कि जो आपका के कक्षक है, सॉरी के कोष है, के कोष के अंदर कितने उपकोष है, के कोष में उपकोष, तो उसको चेक करने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि जो आपका एस उपकोष है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है। तो एस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन है उसके लिए भी पता होना चाहिए कि एस कक्षक में अंदर जो एस उपकोष है उसके अंदर कक्षकों की संख्या कितनी है। तो एस कक्षक में कक्षकों की संख्या, एस उपकोष में कक्षकों की संख्या कितनी होगी इस फॉर्मूले से। तो आपको बोल दिया एस उपकोष में कक्षकों की संख्या, तो सीधे सा फॉर्मूला आप याद रखना, जब भी आपको कक्षकों की संख्या पूछे, ना कि कक्षकों को इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछे, जब भी कक्षकों की संख्या पूछे तो आप फॉर्मूला लगाओगे 2l + 1। भाई तीन ही तो फॉर्मूले बचे हैं ना, 2n² तो कोषों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और 2l + 1 कक्षकों की संख्या, और 2l + 1 क्या हो जाएगा आपका कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पर आप निकाल सकते हो l का मान कितना होगा, s के लिए 0 होगा तो 2 × 0 + 1। इसका मतलब s के अंदर उपकोष कितना होता है, सॉरी कक्षक कितना होता है, 1। ठीक है, एक कक्षक होने का मतलब इस प्रकार से एक डिब्बा होता है। ठीक है, अब इस एक डिब्बे के अंदर है वो कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, मतलब ये एक कक्षक है, ये क्या है, एस कक्षक है। ठीक है, अब इस एस कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, तो एक्स कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इस सूत्र से दी जाती है। वही वापस से अगर एस की बात हो रही है तो वापस से क्या रख दो, 0 रख दोगे, +1 मतलब कितना आ गया आपका, ये 0 हो गया, +1 मतलब 2। इसका मतलब इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का बढ़ने का तरीका ये होता है कुछ इस प्रकार से, एक तीर का निशाने से, और ये बताता है एक इलेक्ट्रॉन, ये बताता है दूसरा इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब एस कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं,
एस कक्षक में भरे जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब एस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, इसका मतलब जो एस उपकोष है उसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, क्योंकि एस उपकोष का एक ही कक्षक है, एस उपकोष का एक ही कक्षक है और इसी एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, और ये कक्षक किसका है, एस उपकोष का, इसका मतलब एस उपकोष के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। ठीक है, तो एस उपकोष में पता चला कि 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, तो के कक्षक में के कोष में कितने उपकोष होंगे, जैसे ये यहाँ पर बता दिया और यहाँ पर ये इस पर लगा दिया। हम बोलते हैं कि यहाँ पर जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो किस में नहीं भरे जाते हैं, कोषों में नहीं भरे जाते हैं, उपकोष में भरे जाते हैं। तो यहाँ पर उपकोष कितने होंगे के अंदर, अब बताओ मेरे को के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं ना, 2 से ज्यादा नहीं भर सकते ना। तो अगर इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, इसका मतलब पहला जो कोष होगा उसके अंदर केवल एक ही उपकोष होगा, और वो कौन सा होगा, एस उपकोष होगा। क्यों होगा, क्योंकि एस उपकोष के अंदर ही 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो एस उपकोष यहाँ पर जैसे आएगा 2 इलेक्ट्रॉन पूरे भर के इसके हो गए, इसका मतलब के होगा उसके अंदर क्या हो जाएंगे आपके, कोई भी है वो अन्य जो पी डी एफ जो उपकोष है वो नहीं आएंगे। इसी प्रकार से अगर मान लो आपको बोल दिया कि पी जो आपका उपकोष है, पी उपकोष में कक्षकों की संख्या, तो कक्षकों की संख्या इस सूत्र से क्या होगा, 2l, l का मान कितना 1 होता है, तो ये 1 हो गया प्लस 1, कितना आ गया मान 3 आ गया, कितना आ गया 3। इसी प्रकार से डी उपकोष में बोल दिया कक्षकों की संख्या, तो डी उपकोष में कक्षकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 इंटू कितना हो जाएगा आपका 2 प्लस 1, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, 4 प्लस 1 5। ठीक है, इसी प्रकार से एफ उपकोष में कितने कक्षकों की संख्या, 2 इंटू एल का मान कितना हो जाएगा 3 प्लस 1, 2 इंटू 3 6, 6 और 1 कितना हो गया 7। ये क्या कक्षकों की संख्या है, क्या है कक्षकों की संख्या। और एस में हमने देख लिया, एस में कितना होता है, एस में होता है 1। तो ये हो गया आपके एस में, ये इंपॉर्टेंट है, 3 तक की 4 तक याद रखनी है आपको। एस में कितने होते हैं 1 होते हैं, पी में कितना होता है 3 होता है, डी में कितना होता है 5 होता है, एफ में क्या होता है 7। क्या होता है 7, ये 5 है, ये होती है कक्षकों की संख्या, कक्षकों की संख्या। तो जैसे अगर एस उपकोष के लिए बनाओगे तो ये जैसे मान लो आपका ये के हो गया, ये एल हो गया। ठीक है, तो एल के अंदर क्या होता है, एल क्या आपका कोष है, एल क्या है कोष। अब एल कोष में कितने उपकोष होंगे, तो पहले चेक करोगे एल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो एल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 2n² के फॉर्मूले से 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकते हैं अधिकतम। अब आप देखोगे कितने इसके अंदर उपकोष आएंगे, तो उपकोष आने के लिए एक तो सीधा सा पता चल गया, एक तो आएगा आपका एस उपकोष, क्योंकि एस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो भर गए। अब यहाँ पर ये कौन सा उपकोष है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन आया अभी तक, तो 6 इलेक्ट्रॉन तो बाकी रह गए ना। अब पी में देखो उपकोष कितने होते हैं, पी में उपकोष होते हैं 3, सॉरी कक्षक कितने होते हैं 3 होते हैं। तो इसका मतलब 3 कक्षकों में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, एक कक्षक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, एक कक्षक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे ये एक कक्षक, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, नहीं तो आप फॉर्मूला लगा लो कि पी के चेक करना है तो पी के लिए चेक कर लो कितने आ जाएंगे। वैसे तो अगर देखेंगे भाई एक उपकोष, एक कक्षक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 3 कक्षक है, 3 कक्षक है और एक के अंदर 2, 3 कक्षक है एक के अंदर 2, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6। ये तो आपने ऐसे निकाल लिया, अगर फॉर्मूले से निकालना है तो कैसे निकालोगे, ये सूत्र लगाओ यहाँ पर 2l, l का मान कितना है 1 और प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 इंटू 2 कितना हो गया 6। इसका मतलब जो s जो आपका मतलब 3 कक्षक है, b के उपकोष के 3 कक्षक है, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और इसका डबल हो जाएगा, कितने हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन, और इसमें कितने हो जाएंगे आपके 14 इलेक्ट्रॉन। 2 से गुणा कर दो सबको, या ये फॉर्मूला लगा लो। इसका मतलब यहाँ पर एक तो एस उपकोष आ गया। अब कौन सा आपका उपकोष आएगा, अब आएगा आपका पी उपकोष, क्योंकि पी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं आपके, पी उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इसका मतलब जो आपका दूसरा कोष होगा, दूसरे कोष के अंदर कितने उपकोष होंगे, दूसरे कोष के अंदर उपकोष होंगे आपके 2 उपकोष होंगे। कौन से, एस और पी। ठीक है, एस और पी। इसी प्रकार से अगर आपको पूछ ले कि ये नाभिक, ये पहला कोष, ये दूसरा कोष, ये तीसरा कोष, आपको पूछ ले ये के हो गया, एल हो गया, ये एम हो गया, तो एम कोष में उपकोष बताओ कितने आएंगे। तो पहले तो आपको चेक करना पड़ेगा कि एम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं अधिकतम। तो एम के अंदर इलेक्ट्रॉन आते हैं आपके 18 आते हैं, 2n² का फॉर्मूला लगाओ तो इसके अंदर आते हैं 18 इलेक्ट्रॉन। सीधी सी बात है, एक तो आ गया आपका सीधा सा कौन सा, एस उपकोष आ गया। कौन सा आ गया, एस उपकोष, क्योंकि एस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन।
ठीक है भाई, एस उपकोष नहीं बोलते हैं, वो बीच में एक और आ जाता है, एस उपकोष होता है, उसके अंदर कक्षक होता है, एस उपकोष के अंदर एक कक्षक होता है, ठीक है। वो किस सूत्र से लगेगा 12+1। ध्यान रखना 12+1 उपकोषों में कक्षकों की संख्या ज्ञात करने के लिए काम में लिया जाता है, और 12+1 लिया जाता है आपका कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। 3 फॉर्मूले, ज्यादा नहीं है, 3 फॉर्मूले याद रखने आपको, ठीक है। तो अब बात करते हैं पी उपकोष में। तो पी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, मैंने अभी बताया था। पी में 3 आपके क्या होते हैं, आपके कक्षक होते हैं। 12+1 का सूत्र लगा लो, पी के लिए एल का मान 1 होता है, तो 1 × प्लस मतलब उपकोष कक्षकों की संख्या 3 हुई, और उसका डबल क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है कक्षक, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन। तो कितने हो गया, 2 और 6। फिर आते हैं डी उपकोष में। तो डी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो हो गया क्या 18, 2 6 कितने हो गए आपके 8 हो गए, 8 और 10 कितने हो गए 18। इसका मतलब है तीसरे कोष के अंदर है वो SPDF। इस प्रकार से आपके क्या बन जाएंगे, जो उपकोष होंगे। समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड करके फिर से आप देख लो, वापस समझ में आ जाएगा। समझने की कोशिश करना है। मेन 3 ही बातें कि इलेक्ट्रॉन कोष में नहीं भरे जाते हैं, उपकोष में भरे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन उपकोष में भी नहीं भरे जाते हैं, कहां पर भरे जाते हैं, कक्षक में भरे जाते हैं। मैंने बता दिया कि कैसे आप कोषों के अंदर इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, कैसे आप कोषों के अंदर उपकोष निकाल सकते हो, ये देखो मैंने बता दिया। अगर आपको कोष के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता चल गई तो आप उपकोष निकाल सकते हो, और उपकोषों के अंदर भी कक्षकों की संख्या निकालोगे, उसके लिए फॉर्मूला होगा 12+1, और कक्षकों की संख्या निकालने के बाद में उन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो या तो याद रखो कि जो एक कक्षक होता है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होता है, या फिर ये फॉर्मूला याद रख लो 12+1, और L का मान है वो S के लिए 0। फिर आगे सिंपल ये भाई A का याद रखोगे, S के लिए L का मान 0 होता है, फिर आगे P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3, G के लिए फिर 4 हो जाएगा, जो भी है आपके 4 इतने ठीक है, इतने काम आएंगे समझने के लिए। तो ये हो गया आपके S उपकोष वगैरह जो भी है। अब देखो बात करते हैं कि S ब्लॉक के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो S जो ब्लॉक होता है S ब्लॉक के अंदर आपके 2 वर्ग आते हैं, एक तो पहला वर्ग और एक आता है दूसरा वर्ग। एक पहला वर्ग, एक आता है आपका दूसरा वर्ग। पहले वर्ग का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करोगे तो पहले वर्ग में सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है 1s। S के अंदर कितने बढ़ सकते हैं, S उपकोष होता है, S के अंदर कितने बढ़ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम, इसलिए मैं यहाँ पर 2 लिखूंगा। फिर आता है आपका 2s, क्या आता है 2s के अंदर बढ़ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर आएगा आपका 2p के अंदर कितने बढ़ सकते हैं, 6 बढ़ सकते हैं। कितने बढ़ सकते हैं, 6 बढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद में आएगा आपका 2p के बाद में आ जाएगा आपका 3s के अंदर बढ़ सकते हैं हम 2, ठीक है। मैं आपको देखो चलो शॉर्ट में कुछ ऐसे ही बताता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये भी इंपॉर्टेंट सारी चीजें हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकलता है आपका 1s 2s 1s2 2s2 2p6 3s2, फिर आता है आपका 3p6, और उसके बाद में आता है आपका 4s2 3d10। ये इतने तक याद रख लो और जरूरत नहीं आती, इतने तक याद। अब ये देखो बनाए कैसे, ये देखो 1s, ठीक है, 1s 2s 2p 3s, ये 3p, ये मैं क्या लिख रहा हूँ, ये क्या लिखे जा रहा हूँ मैं, ये 1s कैसे लिख दिया। तो ये देखो जो 1 2 3 ये जो 2 आगे आ रहे हैं ना, ये बताते हैं आपके कोष है। ये कौन, ये क्या बताते हैं, ये कोष है। ये देखो 1s, मैंने 1s लिखा, आगे 1p नहीं लिखा, 1s लिखा 1p नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पर 2s लिखा 2p लिखा। ऐसा क्यों हुआ, अभी मैंने आपको बताया था कि ये नाभिक होता है, ये पहला कोष, ये दूसरा कोष, ये तीसरा कोष। पहले कोष के अंदर कितने उपकोष होते हैं, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका मतलब एक ही उपकोष होगा, कौन सा, s। इसका मतलब पहले के अंदर एक ही उपकोष होगा s, इसीलिए हमने यहाँ पर 1s लिखा। फिर बात करते हैं अगले वाले, यहाँ पर इस वाले मतलब कोष की। तो इस कोष में हमारे पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इसमें कौन सा आएगा, एक तो s आएगा, एक p आएगा। दूसरे कोष में 2 उपकोष आएंगे s और p, दूसरे कोष में 2 उपकोष s और p आया ना यहाँ पर, अगेन समझ में। इसी प्रकार से आगे तीसरे में हमारे पास में sp होता है, इसलिए देखो sp और dr। अब यहाँ पर आप सोच रहे हो कि यहाँ पर आपने पहले 3d क्यों नहीं लिखा, 4s क्यों पहले लिखा, तो उसका कारण होता है यहाँ पर जब भी आप को चेक करना है किसको पहले रखना है किसको बाद में रखना है, तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला होता है n+1। n क्या होता है यहाँ पर, n होता है कोषों की संख्या,
कोस कौन से कोस है, ठीक है। और एल क्या बताता है, एल बताता है आपको वही एस के लिए 0, ठीक है, वो पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3, ये बताता है। तो अगर आपको चेक करना है कि ये ऊर्जा बताता है कि जिसकी ऊर्जा कम होगी ना वो पहले आएगा, जिसकी ऊर्जा कम होगी वो पहले आएगा, जिसकी ऊर्जा ज्यादा होगी वो बाद में आएगा। तो यहाँ पर कम ऊर्जा चेक करनी है कि भाई 3p 4s 3d, इनमें देखते हैं कि भाई मतलब आप सोच रहे हो कि पहले 3d आना चाहिए था, फिर क्या आना चाहिए था, 4s आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, आप n+l का फॉर्मूला लगाओ। तो यहाँ पर इसके लिए बात करते हैं पहले सबके लिए। तो n, इसके लिए n का मान कितना होता है, 3p6 के लिए n का मान कितना है भाई, मैंने अभी बताया था ये जो 3 है वो क्या आपके कोस है, देखो ये जो आगे है वो कोस है, कोस कितने हैं यहाँ पर, कोस है 3, प्लस l का मान कितना होता है p के लिए होता है 1, इसका मतलब इसकी ऊर्जा कितनी आई 4। इसकी ऊर्जा बात करते हैं, इसकी ऊर्जा कितनी होगी आपकी, इसकी ऊर्जा होगी n के लिए मान तो s 4 प्लस s के लिए l का मान कितना हो गया 0, इसके लिए इसकी ऊर्जा कितनी है 4। और इसके लिए बात करते हैं यहाँ पर n का मान 3 प्लस d का मान कितना होता है l, d का मान d के लिए l का मान कितना होता है 2 होता है, इसके लिए यहाँ पर 2 आ जाएगा, मतलब कितनी आ गई 5। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर 5 है वो क्या ज्यादा ऊर्जा है, और 4 है वो क्या कम ऊर्जा, इसलिए हमने 4s को पहले लिखा है, 3d को बाद में लिखा है। और यहाँ पर देखो आप समान सोच रहे हो तो आप सोचते हो कि 4s को यहाँ पर, ऐसा नहीं है, जिसकी जब भी कुछ ऐसा आ जाए मतलब बराबर ऊर्जा है तो आपको उसको पहले रखना है जिसके लिए कोषों की संख्या वो कम हो। जैसे यहाँ पर 3 छोटी है ना 4 से, इसलिए यहाँ पर इसको पहले रखा। तो यहाँ पर भी आपको 2 बातें ध्यान में रखनी है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने आपको बता दी थी, ठीक है, इसको समझना जरूरी है। तो चलो अभी जो आज का जो वीडियो लेक्चर है उसमें हम इतना ही अध्ययन करते हैं। अगला जो हमारा वीडियो लेक्चर आएगा उसमें हमें वो संयोजकता के बारे में पढ़ेंगे कि संयोजकता है वो क्या होती है, कौन से वर्ग की संयोजकता है वो कितनी होती है, ठीक है, कैसे हम संयोजकता निकालेंगे, कोई अणु है तो उनकी कैसे संयोजकता निकालेंगे। अभी जो मैंने अभी यहाँ पर पढ़ाए हैं, ठीक है, वो आपके बुक के अंदर नहीं है, लेकिन अगर ये चीजें आप समझ लोगे ना तो फिर आप संयोजकता में कहीं पर भी नहीं अटकोगे। तो अगर समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार जाके वीडियो देखना, अगर और समझ में आया तो फिर से एक बार वीडियो देखना, ठीक है, आपको आसानी समझ में आ जाएगा। 3 बातें आपको ध्यान रखनी है कि कोष है, उपकोष है, कक्षक है, कोष, उपकोष, कक्षक। एक मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आपको बताया था 1s 2s 2p, यहाँ पर 1s के बाद 1p क्यों नहीं लिखते हैं उसका कारण भी मैंने बता दिया था, ठीक है, 1s क्यों लिखा, 2s क्यों लिखा उसका कारण भी आपको बता दिया। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन क्यों होते हैं उसका फॉर्मूला आपको बता रखा है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, ये समझ लोगे तो मतलब सब आपको समझ में आ जाएगी। संयोजकता में कोई आपको रोक नहीं सकता, बोर्ड के अंदर आप गलती कहीं पर भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। और आगे भी अगर आप है वो आगे भी अगर जाओगे तो आपके अगर ये बातें पता होगी ना तो आप 12 तक कहीं पर नहीं अटकोगे संयोजकता के बारे में। तो ये जो इतनी इंपॉर्टेंट बात है वो आपको ध्यान में रखनी है। अब जो अच्छी तरीके से जिसने देखा होगा उसको अच्छे से समझ में आ गया होगा, जिसने नहीं देखा वो फिर से उसको देखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी जो है उसको हम अगला जो हमारे वीडियो लेक्चर आएगा उसमें हम अध्ययन करेंगे।